इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी साहब, बहुत स्वागत आपको, बहुत बधाई आपको। और आपकी सरकार ने जिस तरीके से काम किया उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहले मुझे ये बताएं आपकी आपको वो क्या लम्हा था जब आपको लगा बस अब काम बन गया, अब कोई अड़चन नहीं है? देखिए, ये जो रेस्क्यू चलाया गया ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था। और पहले दिन से जब समाचार मिला, ऐसा लगता था कि कुछ समय बाद या एक दिन बाद, कुछ घंटों बाद हम जो है उनके पास तक पहुंच जाएंगे जो हमारे श्रमिक भाई वहां फंसे हुए हैं। पहले हमने प्रयास किया कि जो मलबा आया हुआ है उस मलबे को जेसीबी से हटाया जाए, पोकलैंड से हटाया जाए। वो काम ज्यादा नहीं बढ़ पाया क्योंकि मलबा ऊपर से बहुत तेजी से गिर रहा था और उससे खतरे की संभावना ज्यादा बन रही थी। उसके बाद हुआ कि सेकंड ऑप्शन पर कि अब इसमें टनल के अंदर, मलबे के अंदर से पाइप डाला जाए। पाइप डालने का काम भी शुरुआत में तो लगा कि जल्दी चला जाएगा, बहुत होगा, 10 घंटे 20 घंटे में पाइप चला जाएगा अंदर। फिर उसके बाद वो काम भी ज्यादा नहीं चला। फिर ऑगर मशीन मंगाई गई और ऑगर मशीन से पाइप के आगे उसको फिट करके आगे जो भी कटिंग का काम था वो चला, लेकिन 21-22 मीटर पर वह भी रुक गया। फिर रुकने के बाद 2 दिन के बाद फिर काम चला। फिर ऊपर से वाइब्रेशन हुआ और वो काम रोकना पड़ा। फिर 34-35 मीटर पर फिर अटक गया। चौथी बार काम, 5वीं बार रुक गया। फिर प्रयास करने के बाद 48 मीटर तक गया और 48 मीटर में जाकर अगर मशीन पूरी तरह से डैमेज हो गई। और डैमेज होने के बाद न तो पाइप आगे बढ़ रहा था, पुशिंग बिल्कुल रुक गई, मशीन चलना बंद हो गई। वो बहुत ही विचित्र स्थिति और कठिन स्थिति बन गई। फिर ये हुआ कि इसको मशीन को बाहर निकाला जाए। और मशीन को बाहर निकालना पाइप के अंदर से बहुत कठिन काम था। और उसके पहले ब्लेड्स को काटना था और ब्लेड्स को काटने के बाद जब जगह बनती थी उसके बाद मेन मशीन का जो मेन पाइप था उसको काटा जा रहा था। तो एक एक मीटर करके इसकी कटिंग करी गई। और पाइप के अंदर कटिंग करना, गैस बिल्डिंग लगाना, उसके अंदर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और भी पाइप में काम करना कठिन होता है, गर्म भी होता है पाइप। उसके बावजूद भी वो काम हुआ और 3 दिन लगभग, उसमें 3 से भी ज्यादा दिन लग गए। जब कटिंग हुई तो फिर उसके बाद फिर से पुशिंग हुई। फिर जो अंदर मिट्टी के अंदर काम करने वाले हैं दिल्ली जल बोर्ड के और खुदाई करने वाले और गोरखपुर से जो आए थे, उन्होंने अंदर जाकर उसको साफ करने का काम किया। कुछ पाइप फिर आगे पुश हुआ। फिर उसके बाद गर्डर और आ गया। गर्डर आने के बाद फिर उसको काटा गया। काटने के बाद फिर पुशिंग हुई। पुशिंग के बाद 55 मीटर तक चला गया और सबको लगा कि अब ब्रेक थ्रू हो गया। लेकिन वो फिर से मलबा ऊपर से आने लगा। सारा आप लोगों के इसमें समाचार पूरा प्रसारित हो गया कि अब हम तो वहां मौके पर थे और हम देख रहे थे कि ब्रेक थ्रू अभी हुआ नहीं है। लेकिन हमारे भी जो समाचारों में काम करने वाले मित्र थे वो सब मैसेज भेज रहे थे कि बधाई हो बधाई हो। तो मैं समझ रहा था कि पता नहीं, अभी यहाँ तो हुआ नहीं, वहां कैसे बधाई आ रही है बाहर से। अंदर गए तो फिर उसको पाइप को फिर से जोड़ा, चूंकि आर पार नहीं हो पा रहा था। फिर लगभग 60 मीटर अंदर करने के बाद तब जाकर वो दिखाई देने लगा और वहां के लोगों ने बताया कि अब ये पाइप इधर आ गया है, इसको अब और पुश मत करिए, नया पाइप, नहीं तो हम एक और पाइप जोड़ने के उसमें थे कि एक पाइप और जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पाइप बिल्कुल सेट बैठ गया है। और एक कैमरा जो लगाया हुआ था बाहर लैपटॉप पर, उसको कनेक्ट किया हुआ था, उससे दिख रहा था कि वो बिल्कुल वो हो गया है। उसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू हुआ और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग अंदर गए। हमें लगता था कि ये ऑपरेशन कई घंटों तक चलेगा, क्योंकि एक एक करके स्ट्रेचर पर लाना, फिर उनको गाड़ी में लाना, फिर वहां मेडिकल परीक्षण करना, ये काम लंबा होगा। एक व्यक्ति को निकालने में कम से कम हमको 5-7 मिनट लगेंगे। और उस हिसाब से अगर हम उसको जोड़ेंगे तो 40 लोग हैं तो काफी समय लग जाता, लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे का समय लग सकता था।
और लेकिन जैसे ही वहां से शुरू किया गया तो वो लोग इतने स्वस्थ थे, फिट थे, क्योंकि खाना इत्यादि सभी कुछ हो रहा था। उन्होंने कोई किसी ने भी स्ट्रेचर और वो जो ट्रॉली लगाई गई थी उसका उपयोग नहीं किया, वो खुद ही अपने हाथों से चल चल के फटाफट आ गए। पहली बार में 4 लोग आए। मैंने सोचा कि अब ये 4 लोग आए हैं, अब 4 लोगों को आने में 15-20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। लेकिन कुछ ही देर में एक साथ 11 लोग आ गए, और उसके बाद दूसरे में फिर जो है 10-11 लोग आ गए। ऐसे करते करते हमें पता ही नहीं लगा, मैं खड़ा था सबका क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था बाहर। तो मुझे लोगों ने कहा कि 37 लोग पूरे हो गए, कुल 4 लोग बचे हैं लास्ट में। 4 लोग जो वो लोग थे जो लोग सबको प्रोत्साहित करने वाली टीम थी, सबको कर रहे थे। तो ये जो रेस्क्यू अभियान पूरा हुआ है, ये बहुत कठिन था। मैंने कहा, मैं इसमें लगे हुए एक एक व्यक्ति को, भारत सरकार के, राज्य सरकार के, विभिन्न एजेंसियों के, हमारे जनप्रतिनिधि, सबका मैं धन्यवाद, पीएमओ का, हमारे जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उनके अधिकारियों का, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये कठिन रेस्क्यू था। और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का इसमें हमको बहुत मार्गदर्शन भी था, उनका निर्देशन भी था। उसी के कारण से ये कठिन और जिसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा एक समय में लगने लगा था कि मुश्किल से मुश्किल काम है, वो काम भी हमारा संभव हो पाया जी। उनके कारण से। इसीलिए लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो ये आज साक्षात रूप से सभी लोगों ने देखा कि पूरे देश दुनिया की जितनी मशीनरी, टेक्नोलॉजी जो भी हो सकती है वो यहाँ पर आई। और प्रत्येक दिन, कोई ऐसा दिन नहीं था, 5 राज्यों के चुनाव भी चल रहे थे, और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जगह जगह पर सभाएं लगी थी, रैलियां लगी थी। लेकिन कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन वो फोन पर एक एक बारीकी से पूरे अभियान के बारे में जानकारी न लेते हो, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, कितना पाइप गया हुआ है, कौन सी मशीन है, और उनके परिजन आए हैं तो उनका क्या हाल है, उनको कहाँ रुके हैं, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था हो रही है। इस प्रकार से चिंता करना, मैं समझता हूँ कि आजाद भारत के इतिहास में शायद ही किसी आपदा में किसी प्रधानमंत्री ने इतनी ज्यादा चिंता करी है। उन्होंने चिंता केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में जो करी है वो करी है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक अभिभावक के जैसे, जैसे एक माता पिता अपने बेटे की, बेटी की चिंता करते हैं, जी। उनके बारे में सारी सारी सुविधाएं करते हैं, या जो भी काम हो सकता है वो करते हैं। अच्छा, वो काम उन्होंने इसमें किया है। इसलिए वो न होते तो निश्चित रूप से इतना बड़ा ये जो रेस्क्यू अभियान चलाया, ये भी बहुत मुश्किल होता। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि प्रधानमंत्री जब आपसे रोजाना अपडेट्स लिया करते थे, उसमें कोई आपके लिए भी कोई निर्देश होता था कि आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट करें इस अभियान को? जैसा आपने खुद बताया, इसमें पीएमओ से नहीं लेकर देखिए, केंद्र के मंत्रालय, आपकी सरकार, सब इन्वॉल्व थे, या कभी आपको सीधे उनकी कोई सहायता लेनी पड़ी हो? नहीं, शुरुआती दिनों में कुछ चीजें मुझे लगी कि और अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राज्य की तरफ से भी हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने स्तर पर जिनको भी कहा होगा, क्योंकि वो कभी भी सुनने के बाद तुरंत ही उस पर एक्शन होता है, तो हमें लगता है कि हम जो भी जहाँ भी उनसे सहायता की बात करते हैं, या जहाँ पर भी हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, हम बताते हैं उनको, वो करते हैं। और इसके बाद सारी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया, लगातार मॉनिटरिंग भी तेज हो गई। तो प्रधानमंत्री जी की सीधी नजर थी इस पर। जी। हमने ये भी सुना है कि बीच में जब एक बार ऑगर मशीन खराब हो गई पूरी तरीके से, अब ये हुआ कि अब ये रिपेयर नहीं की जा सकती और अभी फासला था, तो उस वक्त वहां लोग काफी निराश हो गए थे और आपको बड़ा प्रोत्साहित करना पड़ा। चर्चा है कि आपने काफी देर उनसे बात की और कहा कि नहीं, हौसला नहीं हारना है, ये मशीन टूट गई तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। उस वक्त के बारे में जरा बताएं। नहीं देखिए, जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, हर एक को ये लग रहा था कि अब मशीन टूट गई है तो मेरी जिम्मेदारी है। हर मतलब जो काम करने वाले बड़े दिल से वहां पर काम कर रहे थे, तो सब बैठे थे। तो सबको हमने कहा कि भाई, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। और इस समय में हमको अपना मनोबल किसी भी प्रकार से कम नहीं करना है। और हमको सबको टुगेदर होके जो है इसमें कलेक्टिव जो है काम करना है। और भगवान हमारी मदद करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी हर संभव हमारे लिए वहां से कह रहे हैं कि जो भी जरूरत है आपको वो कर रहे हैं यहाँ से, तो हम जरूर इस पर सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद सारे लोग फिर से काम पर लगे और हमको सफलता मिली। लेकिन उस दौरान एक बड़ी जो बात आई कि जो जो अंदर के जो हमारे श्रमिक भाई हैं, क्योंकि उनसे मैंने बात करी थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने उनसे कहा था कि अब कुछ ही मीटर हम दूर रह गए हैं आपसे, हम आपके पास जल्दी ही पहुंचने वाले हैं।
तो मेरे मन में यूं ही ख्याल आया कि जिनको ये लग रहा हो कि अब कुछ घंटों में हम बाहर निकलने वाले हैं, तो एकदम से ये देर हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि उनका कुछ हौसला कम हो, हिम्मत कम हो। तो मैंने अंदर जाके फिर से उनके जो टीम लीडर थे उनसे बात करी, 3 लोगों से, सबा अहमद, गब्बर सिंह नेगी और अखिलेश से। तो तीनों ने जो मुझे जवाब दिया, उससे मेरे अंदर भी ऊर्जा आ गई। तो मैंने सबको आके बताया कि भाई वो लोग वो कह रहे हैं कि आप 5 दिन छोड़िए, आप 10 दिन तक जो है हम अंदर रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, हम सारे स्वस्थ हैं, सब फिट हैं, आप हमारी चिंता मत करिए, आप बाहर की चिंता करिए और आप बाहर का काम ठीक से संभालिए, हम जो है यहाँ का काम। तो थोड़ा हिम्मत बधी और हमारी हिम्मत बधी, सबकी हिम्मत बधी। जब उसके बाद ही काम फिर दोबारा शुरू हुआ और आपने देखा कि किस प्रकार से वो सफलता को प्राप्त हुआ। इसमें सभी का योगदान हुआ। और आपने वहां पर जितना समय दिया, आप भी अपना सरकार का बाकी जो भी कामकाज था वहीं से ही चला रहे थे। आप लगातार वहां पर आपकी मौजूदगी रहती थी, और कल तो मैंने सुना है आप 8 घंटे टनल के अंदर रहे। हाँ, कल देखिए कई बार ऐसा हुआ सौरभ जी कि अब कुछ घंटों में ही सब बाहर आने वाले हैं, कुछ घंटों में बाहर आने वाले हैं। ये एक बार नहीं, 5 बार ऐसा हो चुका है। 5 बार ऐसा हुआ पहले कि आज निकल जाएंगे, रात को निकल जाएंगे, और ये हर बार होता था और हर बार फिर ये जो है बहुत निराशा हाथ लगती थी। अब ये हुआ कि रोज यहाँ से देहरादून से मॉनिटरिंग करना और यहाँ का काम भी करना, क्योंकि राज्य की भी बहुत काम होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो उसको भी करना होता था। तो मैंने एक किया कि मैंने शाम का अपना एक छोटा कैंप ऑफिस वहीं पर बना लिया था। जो भी सरकारी काम थे मैं शाम को वहीं से करता था, और दिन में जो है अन्य काम करता था। फिर बीच में जो है जो टनल के काम चल रहे थे उसमें भी जाकर देखता था कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस है। तो इस प्रकार से करा, क्योंकि राज्य के अंदर इतने हमारे श्रमिक भाई फंसे हुए थे, तो किसी काम में बहुत ज्यादा ये नहीं था कि बहुत मतलब उत्साह का माहौल हो, बहुत कहीं अच्छा हो। इस दौरान बीच में हमारे यहाँ पर एक पर्व भी आया, जो हमारे जिसके लिए हमने राजकीय अपने राज्य का पर्व घोषित किया है। उस दिन छुट्टी भी हम करते हैं, इगास जी। बग्वाल बूढ़ी दिवाली उस दिन बोलते हैं। तो वो बड़ा पर्व होता है। तो वो पर्व भी फिर हमने कहा कि अब ऐसे में कैसे मना सकते हैं, तो उस दिन भी हम वहीं थे। तो हमने कहा जिस दिन हमारे भाई बाहर निकल जाएंगे उसी दिन हमारा इगास होगा, उसी दिन हमारी बग्वाल होगी, उसी दिन हमारी दिवाली होगी। तो तो इगास सब मनाया कि परिजन नहीं थे मनाया हमारे। आपने अब? अभी कल तो बहुत रात हो गई थी, लेकिन आज जरूर हम लोग जो है कोशिश करेंगे सभी लोगों के साथ जो है कुछ इसको जरूर मनाएं, क्योंकि उस दिन हम लोग इससे छूट गए थे। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो अगर श्रमिक भाई हैं, अगर उनके भी डॉक्टर वगैरह अलाउ कर देंगे तो उनको भी बुलाएंगे। बिल्कुल। एक चीज़ धामी साहब, ज़रूर मैं आपसे उसका जवाब चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोग होते हैं उसमें राजनीति भी करते हैं ऐसे मौक़ों पर भी, और कुछ लोग होते हैं उसमें कोई ना कोई कसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस अभियान के साथ भी ऐसा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने यह कहा कि हमारा देश चांद तक पहुंच गया, लेकिन हम 50 मीटर का मलबा काटने में हमको 17 दिन लग गए। क्या जवाब देंगे आप इस बात का? देखिए, ये वो लोग हैं जो केवल किसी भी चीज पर मेक मीन निकालने पर विश्वास करते हैं, केवल बोलने पर विश्वास करते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज तक देश के अंदर जितने भी रेस्क्यू अभियान चले होंगे उसमें से ये सबसे कठिन था, उसमें से एक सबसे कठिन में से यह भी एक था। और इसमें पूरे देश दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी है उतनी टेक्नोलॉजी यहाँ हमारे यहाँ पर सिलक्यारा में पहुंची थी। जितने विशेषज्ञ थे वो पहुंचे थे। और शायद मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने एक रेस्क्यू अभियान में एक दिन का भी नागा किए बिना लगातार, मैंने कहा कि अपने बेटे बेटियों की तरह, घर के बच्चों की तरह, अपने माँ बाप की तरह हमारे 41 श्रमिक भाइयों की चिंता की है। ये उनके लिए जवाब है जिन्होंने देश की सत्ता पर लंबे समय तक काम किया है, लंबे समय तक शासन करने का काम किया है। उनके समय में आपदाएं आई हैं, हमारे ही प्रदेश में आपदा आई थी उनके समय में। शायद कभी किसी प्रधानमंत्री ने दूरभाष पर तो बात आना तो छोड़िए, दूरभाष पर भी बात की हो। तो इस प्रकार की घटनाएं ये आने वाले समय के लिए भी एक तरह से जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं या उन लोगों के लिए भी एक नजीर है कि केवल बोलना नहीं चाहिए बल्कि करके दिखाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो उन्होंने एक संस्कार पूरे देश के अंदर सरकारी विभागों में, राज्यों में, केंद्र में, सब जगह इस प्रकार का डेवलप किया है कि अब लोग काम करने पर विश्वास करते हैं और हम लोग वही काम कर रहे हैं।
उसी का परिणाम है जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये लोगों ने, देश ने, दुनिया ने इसको देखा है। अंतिम प्रश्न धामी जी मेरा कि इस हादसे का सबक क्या है? ये भी चर्चा है कि अब जितनी परियोजनाएं चल रही हैं सबका सेफ्टी ऑडिट भी किया जाएगा। नहीं, सेफ्टी ऑडिट का आदेश तो भारत सरकार का हो गया है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर और भी ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग एजेंसियां उन पर काम कर रही है। हम सभी की समीक्षा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टनल और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके कारण से काफी आसानी भी होने वाली है। कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। इसके साथ साथ जहां इन सब प्रोजेक्टों के कारण से हमारे यहाँ चार धाम, ऑल वेदर रोडें बनने से, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें बनने से, रेल की परियोजना पर काम होने से तेजी से आज हमारा पर्यटन बढ़ा है। लोगों की संख्या कई गुना बढ़ी है। 56 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग इस बार हमारी चार धाम यात्रा में आए हैं। तो ये बनना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इकोलॉजी का भी हम ख्याल रखेंगे। दोनों, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों बैलेंस होती रहे, दोनों एक साथ चले, उस पर हमारा जी, फोकस होगा। पुष्कर सिंह धामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और आपके एफर्ट के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए। एक बार फिर आपको बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत धन्यवाद आप।